तो नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल सीरीज यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूरी सीरीज में। चलिए आज शुरू करते हैं अपनी क्लासेस को। जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में देखा था कि हम लोगों ने डील किया था प्रीवियस ईयर में आए हुए जो चकबंदी लेखपाल या फिर लेखपाल के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आए हुए थे स्मृति पर आधारित उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डील किया था। आज हम डील करेंगे चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2008 की स्मृति पर आधारित प्रथम पाली की जितने भी क्वेश्चंस थे उन सारी चीज़ों को, क्योंकि सेकंड पाली की जितने क्वेश्चंस थे उन सब चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे डील कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा जीएस से एंड ध्यान रखिएगा यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज डिवाइड नहीं किए गए हैं। वजह यह है कि ये स्मृति पर आधारित हैं। जो क्वेश्चंस उस समय उठ करके आए थे, आपको पता है 2008 का टाइम है जिस टाइम में ऑनलाइन एग्जामिनेशंस नहीं होते थे, तो उस टाइम में जैसे क्वेश्चंस आते थे उन सारी चीज़ों को स्मृति के आधार पर लगा करके लाया गया है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो देखिए 1982 यानी 1982 में भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी भीमराव अंबेडकर ओपन विश्वविद्यालय ये खोला गया था, ध्यान रखिएगा। और इसी के आधार पर 1985 में इग्नू खोला गया था, इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है इसको ओपन किया गया था। तो ठीक है, हैदराबाद में ये ओपन किया गया था, उस समय आंध्र प्रदेश का पार्ट था, प्रेजेंट टाइम में ये तेलंगाना के पार्ट में पड़ता है। और चांसलर इसके कौन हो जाएंगे? तो गवर्नर ऑफ तेलंगाना ये हो जाएंगे चांसलर हमारे प्रेजेंट टाइम के हैदराबाद के जो हमारा प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया था इसके। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो आपको पता है रक्त, हृदय, मूत्र या पसीना, और मूत्र में सर्वाधिक यूरिया की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका जो मतलब हालांकि चीज़ों को देख सकते हैं, इसके जो संगठन होते हैं उस तरीके से हो जाते हैं जिसमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा होती है, इसी वजह से इसको यूरिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? आपके चार ऑप्शंस हैं, नई दिल्ली, कटक, पटना या भोपाल। और आंसर हो जाएगा आपका कटक में हमारे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारे राष्ट्रगान में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है? हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या ये सभी? तो आप लोग जब पढ़ेंगे हमारे किसको, राष्ट्रगान को, तो इसमें आप लोग पढ़ते हैं क्या, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। ठीक है, फिर उसके बाद से उसी में आपको आगे जब मिल जाते हैं चीज़ें, मतलब जब आगे चीज़ें चली जाती हैं, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंगे, ये सारी चीज़ें तो आपको विंध्य मिल जाएगा, हिमाचल मिल जाएगा, ठीक है, गंगा, जमुना, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और जब हम लोग स्टेट्स की बात करते हैं, कौन कौन से स्टेट्स की, ठीक है, तो आप लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं आगे, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। तो इसमें क्या है, पंजाब के बारे में बताया गया है। कौन कौन से स्टेट के बारे में ध्यान रखिएगा, कौन सा, पंजाब, फिर उसके बाद से कौन सा, सिंध को बताया गया है, पंजाब, सिंध, सिंध प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में चला गया है, पंजाब, सिंध, गुजरात एंड मराठा, गुजरात और मराठा। फिर उसके बाद से आपका द्राविड़, द्रविड़ ये बोला जाता है आपका कौन सा, ये आपके साउथ इंडिया वाले पोर्शन को बोला जाता है द्रविड़। उत्कल, उत्कल का मतलब क्या होता है आपका ओडिशा, एंड बंगा, बंगा का मतलब क्या है, ये बंगाल है। तो इन जो स्टेट्स हैं इनके नाम मेंशन किए गए हैं हमारे किसमें, राष्ट्रगान में। तो ठीक है, आंसर कौन सा, बंगाल की खाड़ी को इसमें मेंशन किया गया है, सो बी आप लोग राइट आंसर लगा सकते हैं। हालांकि इसमें बंगाल को ही डील किया गया था, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या 21 दिसंबर 1946? और जब आप ध्यान रखेंगे आपको याद होगा संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि क्या है, अस्थायी सदस्य के रूप में किसको चुना गया था? अस्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और सच्चिदानंद सिन्हा पहले संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। इसके बाद दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। और इसी के साथ हमारे जो उपाध्यक्ष होते हैं एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना जाता है, और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना जाता है। तो ये नाम आप याद रख सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें आपसे अगर रिलेटेड करके पूछ दिया जाए तो ध्यान रखेंगे। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, जिस दिन क्या है, हमारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी
के द्वारा, जो कि पहले हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के। और उद्देश्य प्रस्ताव को क्या है, एक तरीके से जो भी उद्देश्य है हमारे संविधान सभा के या फिर जो संविधान बनाने के पीछे का जो मोटो है, उद्देश्य है, इन सारी चीज़ों को प्रस्तुत किया गया था जो बाद में जाकर के प्रस्तावना बन गई थी, ये रिलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, केसर का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे अगर तो आंसर कीजिएगा बी, यानी कि जम्मू कश्मीर जो है केसर का सर्वाधिक सबसे अधिक उत्पादक करने वाला राज्य होकर के सामने आता है। नेक्स्ट है, विश्व के सर्वाधिक केसर जो है ये जीआई टैग भी प्राप्त है, जम्मू कश्मीर का केसर जो है इसको जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। ठीक है, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, इसका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन दोनों गलत दिया हुआ है, तो इसमें मतलब कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। दो ऑप्शंस को मिला करके ए और बी अगर दिया रहता तो समझ में आता, क्योंकि एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग 1953 में पहले वो व्यक्ति थे दो जिन्होंने क्या है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इसी से रिलेटेड ध्यान रखेंगे आप लोग, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8,848.86 मीटर, ये क्या है माउंट एवरेस्ट की टोटल हाइट है। इसके बाद बात करेंगे कि सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किसने की, तो ये है नेपाल के कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा ये नेपाल के हैं, और नेपाल के ही क्या है, नेपाल का ही हमारा ये जो माउंट एवरेस्ट है ये भी है। तो ये तो हो गए अपने देश की माउंटेन पे चढ़ लिया इन लोगों ने। लेकिन कौन से व्यक्ति हैं जो पहले विदेशी हैं जिन्होंने सर्वाधिक बार क्या है चढ़ाई की थी, कामी रीता शेरपा ने 26 बार चढ़ाई की। और इसी के साथ मतलब जो अभी हाल ही में एक डेव थे उनके रिकॉर्ड को तोड़ करके, डेव हैन के रिकॉर्ड को तोड़ करके किसने अभी हाल ही में अपना रिकॉर्ड बनाया है, पहले विदेशी जिन्होंने सर्वाधिक बार की, इनका नाम है कैंटन कूल। कैंटन कूल ये क्या है, ये यूके से बिलोंग करते हैं और इन्होंने क्या है 16 बार चढ़ाई करके सर्वाधिक चढ़ाई करने वाले विदेशी के रूप में अपना नाम दर्ज किया। लेकिन सर्वाधिक चढ़ाई करने वाले अगर कोई व्यक्ति की बात पूछी जाए तो ये कामी रीता शेरपा हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ अरुणिमा सिन्हा का नाम याद रखिएगा आप लोग, कौन सी, अरुणिमा सिन्हा। ये कौन है, अरुणिमा सिन्हा जो है ये भारत की पहली दिव्यांग महिला हैं जिन्होंने सबसे पहले क्या है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत की पहली दिव्यांग महिला जिन्होंने क्या है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। और एक नाम याद रखेंगे आप, जापान के हैं फू दोरजी। इन्होंने क्या है, ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के अभी हाल ही में चढ़ाई अपनी पूरी की थी। तो ये नाम कुछ इंपॉर्टेंट है जिन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। ऐसे ही आपके क्या हैं, भारत की पहली महिला जिन्होंने क्या है सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की, इनका नाम बछेंद्री पाल था। तो ये कुछ आप ध्यान में रखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, ट्राइसेम ये कार्यक्रम जो है निम्न में से किससे संबंधित है, TRYSEM। और 4 ऑप्शंस आपके हैं, स्वरोजगार हेतु शहरी युवकों से, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से, रोजगार हेतु शहरी युवकों से, या रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। तो ध्यान रखिएगा ये जो ट्राइसेम है हमारा, ये स्वरोजगार यानी खुद का बिजनेस करने के लिए जो ग्रामीण युवक हैं उनसे रिलेटेड ये भी स्टार्ट किया जाने वाला प्रोग्राम है। उत्तर प्रदेश के कुंभ मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है, तो ध्यान रखिएगा प्रयाग में जो है हमारे कुंभ मेले का आयोजन होता है, ये आप सभी को पता है। और कौन कौन से स्थान हैं इन चीज़ों को आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि कौन कौन से राज्यों में हमारा कुंभ लगता है ये कई बार आपके एग्जामिनेशन का पार्ट बन चुका है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है, क्यों पतली होती है सर, ऐसे ही मच्छरों की जो भिनभिनाहट की आवाज़ होती है वो भी पतली होती है, क्यों पतली होती है, तो ये 4 ऑप्शंस आपके रीजन दिए हुए हैं। स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, बिल्कुल सही। जब हम लोग देखेंगे तारत्व का मतलब क्या, मतलब तारत्व की जब हम बात करेंगे, जब तारत्व अधिक होता है, ऊंचे तारत्व की ध्वनि होती है, तो वो क्या है, वो आवाज पतली होती है। लेकिन क्या है मतलब एक तरीके से चिड़चिड़ापन महसूस करती है, जैसे बच्चों की आवाज। ठीक है, और तारत्व कम तो होता नहीं है। तारत्व कम की बात की जाए तो पुरुष के आवाज का जो तारत्व होता है वो कम होता है, और शेर की दहाड़ का भी जो तारत्व होता है ये भी कम होता है। ये सब कुछ आप रिलेट करते रहेंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल लतीफ या सैयद अहमद खां। और आंसर हो जाएगा आपका सैयद अहमद खां, जो डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है, तो जब भी हम लोग पहले ही देख लीजिएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता है तो क्या होता है, ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पे आ जा रहा है चंद्रमा, यानी कि क्या हो जाएगा, हमारा सूर्य ग्रहण लग जाएगा। और सूर्य ग्रहण लगता कब है, ये देखिए सूर्य ग्रहण लग जाएगा, ये ध्यान में रखते रहेंगे। सूर्य ग्रहण लगता कब है, ये पूर्णिमा को लगता है या अमावस्या को लगता है, ये आप बताएंगे। हालांकि लगता तो ये कब है, ये अमावस्या के दिन लगता है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कौन सा, एक चीज और बता दूं, चंद्र ग्रहण
चंद्रग्रहण कब लगता है? तो ये पूर्णिमा के दिन लगता है। कब कैसे लगता है? तो जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो चंद्रग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ध्यान रखते रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हमारा सहारा मरुस्थल है। भारत में किस मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है? तो ये हमारा थार रेगिस्तान है, थार मरुस्थल है, ध्यान रखते रहेगा। गोबी मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है? तो गोबी मरुस्थल हमारा जो मंगोलिया वाला क्षेत्र आप देखते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो मंगोलिया वाला क्षेत्र जो देखते हैं, चाइना से लगी हुई मंगोलिया, चाइना रशिया के बॉर्डर पे, यहाँ पे हम लोग गोबी का मरुस्थल देखते हैं। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल आपको पता है, ये जो चना है, दलहन वगैरह की फसलें, ये सारी फसल किस में आ जाते हैं? हमारे रबी की फसल में आ जाते हैं। खरीफ, रबी, जायद, ये चीज़ों को आप लोग कब कटाई होती है, कब बुआई होती है, ये सब कुछ जरूर ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ जो होता है इसको क्या कहते हैं? तो देखिए, जब भी जंग लगेगा तो क्या चीजें होंगी उसमें? ऑक्सीजन का वितमिश्रण एक तरीके से होता है। क्योंकि जंग कब लगता है? जब भी नमी वाली चीजें पाई जाती हैं हमारे लोहे के संपर्क में। लोहा है, नमी पाया और फिर खुले वातावरण को पाया, तो उसमें क्या ऑक्साइड बन जाएंगे। किस चीज का? आयरन का। आयरन को क्या? फेरस लिखते हैं। फेरस में फिर उसका जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग? फेरस ऑक्साइड, जिसको किया फेरिक या फिर फेरस ऑक्साइड के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है? धरातल पर मापी गई 36 दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला, ये क्या कहलाती है? इसको क्या कहते हैं? तो सर्वेक्षण की कला ये कहलाती है। जब भी हम लोग सर्वे करते हैं तो सर्वे करके क्या करते हैं हम लोग? धरातल पर कुछ 36 दूरियां नापते हैं, इसके साथ हम लोग कुछ कोण नापते हैं, कुछ ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं। ये सारी चीजें क्यों होती हैं? जब हम लोग सर्वेक्षण करते हैं, सर्वे करते हैं तो उसमें, ठीक है। धरातल प्रदर्शन करना नहीं होगा, मानचित्रांकन बिल्कुल नहीं, क्योंकि मानचित्र पर कोई चीज अंकन करेंगे तो वो चीजें, मानचित्र कला भी ये नहीं होता है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम मूव करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन 17 है, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? तो कुटीर ज्योति योजना, कुटीर वर्ड से ही आप लोग समझ रहे होंगे, इसमें क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार हैं उनको विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए ये योजना चलाई गई थी। हालांकि आप प्रेजेंट टाइम में आप लोग क्या है, इस समय के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको आप लोग डील करेंगे और ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, भूमि की पैमाइश यानी कि माप, इसका कार्य कौन सा विभाग करता है? तो आप सभी को पता है, जब भी भूमि की पैमाइश का काम का बात आएगा तो ये जो है राजस्व विभाग करता है, क्योंकि राजस्व लेखपाल नाम बोला गया ना, राजस्व लेखपाल, तो राजस्व वर्ड ही यूज किया गया है कि जहाँ पे हम लोग भूमि की पैमाइश, माप, लेखा जोखा, इन सारी चीजों का काम करते हैं। शिक्षा विभाग ये काम नहीं करेगा, चिकित्सा विभाग ये काम बिल्कुल नहीं करेगा, भू प्रबंध विभाग का भी ये काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां है, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला जो टैक्स है ये कौन सा है, यानी क्या कहलाता है? तो ध्यान रखते रहेगा, लगान जो होते हैं ये क्या है? भूमि का यूज करता है जो भी इंसान, गवर्नमेंट उससे टैक्स लेती है और टैक्स के रूप में लगान दिया जाता है, ध्यान रखते रहेंगे। विक्रय कर, उपकर, आयकर बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जमाबंदी तैयार की जाती है, तो जमाबंदी 2 प्रतियों में तैयार कर दी जाती है। जमाबंदी ये मतलब एक तरीके के जो मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं इनकी बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 21, भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क ये किस पर लगाया जाता है? भूमि के आकार के आधार पर, या फिर भूमि की कीमत के आधार पर, या भूमि की किस्म के आधार पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखते रहेगा, जब भी हम लोग किसकी मुद्रांक का शुल्क लगाते हैं तो ये भूमि के आकार के, कीमत के, किस्म के, इन सारी चीज़ों के आधार पर ना लगा करके इसका मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। उसकी जो मतलब एक तरीके से कुछ क्वालिटीज़ वगैरह होती हैं उन सारी चीज़ों पे, ठीक है। तो डी हो जाएगा, इसमें से कुछ भी नहीं पे लगाया जाता है, मुद्रांक शुल्क अलग होता है, इसको ध्यान रखेंगे। 22वां क्वेश्चन, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? जब भी किसी कृषि के खेत का मापन हम कर रहे हैं तो इसको किस चीज़ से सबसे बेहतर किया जा सकता है? जरीब से सबसे बेहतरीन नाप होती है। प्लेन टेबल वाले द्वारा तो नहीं होता है, खैर प्रिज्मेटिक कंपास भी नहीं, थियोडोलाइट के द्वारा भी नहीं होता है। हालांकि उत्तर प्रदेश की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में अब लेजर सिस्टम से क्या है, नपाई की नई प्रणाली को डेवलप किया जा रहा है। अब जरीब की जगह क्या है, ग्लोबल मतलब जो ग्लोब पे यानी कि जो पृथ्वी पे आपकी परफेक्ट एग्जैक्ट लोकेशन होगी उसको क्या है, कुछ ऐप्स वगैरह से, कुछ गैजेट्स वगैरह को यूज करके लेजर से अब नापी की जा रही है, जिससे कि क्या है नपाई जो है पूरी बेहतर तरीके से हो सके। यूपी में ये चीज़ें कई जगहों
पे इस्टेब्लिश भी किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल क्या है? ये क्वेश्चन कई बार आएगा, ये ध्यान रखते रहिएगा। खरीफ, रबी और जायद ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये जो आपका ज्वार, बाजरा, ढैंचा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किससे रिलेटेड है? ये खरीफ की फसलों से रिलेटेड है। बल्कि चना, मटर, मसूर ये किससे? ये रबी की फसल से रिलेटेड है। और ये सब चीज़ें चालू नहीं होता है, ये खैर सरसों, फूल गोभी, ये सारी चीज़ें नहीं है। अगर आपसे कीकर, काकर, खीरा ये सारी चीज़ें अगर पूछ दे, तरबूज, खरबूजा, ये सारी चीज़ें आपकी जायद की फसलें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो चावल है, ध्यान रखते रहिएगा। चावल उत्पादन में भारत जो है दूसरा पोजीशन रखता है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। पूसा बोल्ड ये किस चीज़ की किस्म है? धान की, गेहूं की, सरसों की या अरहर की? पूसा बोल्ड आपकी सरसों की एक किस्म है, ध्यान रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें किसी वेजिटेरियन सोर्स की तो हमको क्या है, सोयाबीन में ज़्यादा मिलेगा। अगर हम बात करें नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज की तो उसमें मछली, अंडा, दूध, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन है नाबार्ड। नाबार्ड एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, ध्यान रखते रहेंगे। नेशनल क्या मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड जो है रिलेटेड, ये रूरल लेवल पे जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए ये पूरी तरीके से जिम्मेदार होता है। तो डी कौन सा है? ये क्या है? विभाग है, बोर्ड है, खंड है या बैंक है? तो ध्यान रखते रहिएगा, ये एक बैंक है, नाबार्ड के रूप में जाना जाता है, जो कि बाहर से जो भी फंडिंग आती है उन फंडिंग को किसानों तक ये प्रोवाइड कराने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 28, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? तो भाई साहब दोमट मिट्टी है। ये तो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, धान के लिए सबसे उपजाऊ दोमट मिट्टी। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय यानी कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे खोला गया था? तो ये पंतनगर में खोला गया था। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय ये खोला गया था कहाँ पे? पंतनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे ओपन किया गया? पुडुचेरी, ध्यान रखते रहेगा, सबसे पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे ओपन किया गया? ये पुडुचेरी में। और ध्यान रखते रहेंगे पुडुचेरी जो है ये 3 राज्यों में सिचुएटेड है। 3 राज्यों में इसके 4 जिले पड़ते हैं। ये 4 जिले कौन कौन से हैं इनको हम लोग एक बार देख लेंगे, जैसे कौन कौन से 4 जिले हैं। पुडुचेरी की एक कैपिटल है जिसे हम लोग पुडुचेरी के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद से क्या है आपका, यही पुडुचेरी के पास में आ जाता है कराईकल आ जाता है। ये दोनों क्षेत्र कहाँ पे आते हैं? ये दोनों क्षेत्र आपके तमिलनाडु में आ जाते हैं। फिर उसके बाद से क्या आ जाता है, एक आपका आता है यनम और एक आता है आपका माहे, जो कि कहाँ पे आ जाते हैं? आपके आंध्र प्रदेश और केरला में। इन चीज़ों को आप लोग रिलेट करेंगे, याद करेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इन चारों क्षेत्रों को पुडुचेरी, कराईकल, यनम और माहे, और इसी के साथ एक चंद्रनगर हुआ करता था, ये 5 क्षेत्र क्या है, फ्रांस की एक तरीके से कॉलोनीज हुआ करती थी, जिनको फ्रांस ने क्या है आज़ादी के बाद जाते हुए भारत को सौंप दिया था। चंद्रनगर तो अब किसका एरिया हो गया? ये पार्ट हो गया हमारे बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो सिंपल सा है आपका प्रिय प्रवास जो है ये खड़ी बोली का पहला महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। तालू में जीभ न लगना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है चुप न रहना। तालू में जीभ नहीं लगा जिसका, तो इसका अर्थ है कि मतलब है कि ये जो है चुप नहीं रहता है, लगातार जो है बोलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांगेय किसके लिए प्रयुक्त होता है? भगीरथ के लिए, परीक्षित के लिए, शिव के लिए या भीष्म के लिए? तो भीष्म को हम लोग गांगेय के लिए के नाम से जानते हैं, क्योंकि गंगा पुत्र भीष्म के नाम से जाने जाते थे। शांतनु और गंगा के पुत्र थे कौन से? ये थे हमारे भीष्म पितामह। और फिर उसके बाद से इनके पिता जो शांतनु थे, इन्होंने दूसरा विवाह किया था सत्यवती से, और उसी समय उनके यानी कि जो उनकी दूसरी पत्नी थी, उनके पिताजी ने एक शर्त रखी थी कि ये शादी तभी होगी जब भीष्म पितामह कभी भी गद्दी नहीं लेंगे। और गद्दी न लेने के लिए इन्होंने एक कठोर प्रतिज्ञा की थी, जिसकी वजह से देवव्रत के नाम के बच्चे का नाम क्या हो गया था? भीष्म, क्योंकि भीष्म का अर्थ होता है कठोर। और इसके बाद से शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, जिन्हें चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कुछ रिलेट करके याद रखते रहेंगे। चित्रवीर्य की फिर उसके बाद से डेथ हो जाती है, फिर विचित्रवीर्य आता है, विचित्रवीर्य की भी फिर उसके बाद डेथ हो जाती है। ठीक है, हालांकि विचित्रवीर्य के फिर उसके बाद पुत्र होते हैं। उन पुत्रों में खैर कुछ लोग आते हैं, खैर विचित्रवीर्य के भी पुत्र नहीं होते हैं, उसके बाद एक और होते हैं उनके, ठीक है, उनसे जो द्रुपद के नाम से जाने जाते हैं, उनको थोड़ा सा चीज़ों को रिलेट करेंगे, तो वहाँ पे हम चीज़ों को थोड़ा सा देख लेंगे। महाभारत की है, कुछ चीज़ें इसमें कंफ्यूजिंग भी होती है, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय से कौन पक्षी प्रसन्न होता है? तो देखिए चक्रवाक पक्षी जो है, ठीक है, चक्रवाक पक्षी सूर्योदय के समय प्रसन्न होता है, मतलब सूर्योदय से ही चहकना शुरू करता है, सूर्योदय से इसको सारी चीज़ें स्टार्टिंग होती हैं। नेक्स्ट है,
कौन सा, एक चातक पक्षी होता है, ध्यान रखते रहिएगा, बचपन में मतलब सॉरी ये जो जब रात का समय होता है तो ये बिछड़ जाते हैं। 35 है, निम्न में से कौन सा शब्द शत्रु का समानार्थी है? तो देखिए अराती, अराती का मतलब क्या होता है? शत्रु, ध्यान रखते रहेंगे। आरती, आरती और आर्त्र ये तो होगा नहीं, ठीक है। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। बहुत ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना की थी। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो ये आपकी कौन सी? एक अकर्मक क्रिया है। उड़ रही है वर्ड को जब आप देखेंगे तो अकर्मक क्रिया के रूप में ये सामने आएगा। 38वां क्वेश्चन है, अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है? गोपेश की, धर्मवीर भारती की, जयप्रकाश भारती की या शैलेंद्र मटियानी की? आंसर इज बी, धर्मवीर भारती की रचना। नेक्स्ट है, भूंजी भांग ना होना का अर्थ क्या होता है? सिंपल सा है, दरिद्र होना, यानी घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। वह चलते चलते रुक गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, यानी कि वह चलते चलते रुक गया। ये वर्ड जो है रेखांकित वर्ड जो है ये क्या है? तो ये क्या है आपका? क्रिया विशेषण है, क्रिया भी हो रही है, विशेषण को भी इसमें चलते चलते रुक जा रहा है। रुक जा रहा है एक तो पहले, और कैसे रुक रहा है? चलते चलते रुक जा रहा है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, क्रिया विशेषण इसमें वर्ड यूज किया गया है। इनमें से एक शब्द हाथी का पर्याय नहीं है, कौन सा? तो देखिए जब हम द्विज की बात करेंगे इसको हाथी कहा जाता है, द्विरज की बात करेंगे ये भी हाथी होता है, सिंदूर की बात करेंगे उसको भी हाथी बोलते हैं, लेकिन तरड़ी जो है ये तरड़ी हाथी का पर्यायवाची नहीं होता है, ये ध्यान रखते रहेंगे। नेक्स्ट आपका द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी में रेखांकित शब्द का अर्थ हो जाएगा आंगन, ध्यान रखेंगे। हालांकि पूजनीय राम जी की यहाँ पे चरण वंदना की गई है, जो कि इनको हमारे ऊपर कल्याण करते रहे, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं, हालांकि कुछ कुछ क्वेश्चन सिंपल हैं, इसको हम लोग बाद में एक पर्टिकुलर वीडियो में डील करेंगे, जस्ट बिकॉज आपको कुछ आइडिया देना है कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सामने लेखपाल में आएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों को हम लोग अलग से डील करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है 30% और 50% का एक समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 65%। नेक्स्ट है, मुझे किस प्रकार का मुझे क्या है? मुझे जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम को मुझे के रूप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, सो ए इज द राइट आंसर। 45वां क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई 4:3 के अनुपात में है, यदि उसका क्षेत्रफल 1728 वर्ग मीटर है तो कमरे की लंबाई क्या होगी, ये पूछा गया है, और आंसर हो जाएगा आपका 48 मीटर। जब आप लोग रेशियो में निकालेंगे कुछ इक्वेशंस बनेंगे और इसको हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा ताकि इसको लेंदी ना किया जाए, आप लोग पार्ट पार्ट में देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। घुड़दौड़ शब्द किन दो पदों के योग से बना है? तो देखिए घुड़दौड़ यानी कि घोड़ा और दौड़, ध्यान रखते रहेंगे। नेक्स्ट है, यानी ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है 47वां, log 3 इस पे पावर है x + y = log 729 में x + y की वैल्यू पूछा है। 4 ऑप्शन 1, 2, 3 या 4, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे पर्टिकुलर वीडियो में। एंड 48वां है 3927 का 5वां पद क्या होगा, ठीक है। 5वें पद की बात की जाए तो 5वां पद क्या हो जाएगा? 243 हो जाएगा। हो क्या रहा है? 3 एकम 3, ठीक है, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9 त्रिका 27, ठीक है। इसी तरीके से पावर 4 हो जाएगा 3 का, फिर पावर 5 जब होगा 3 का तो आपका 243 आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन शब्द कंघा इसका समानार्थी है? तो कंधरा किसको बोलते हैं हम लोग? अंश को कंधा भी बोलते हैं, सो डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, 1000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है किस तरीके से निकालते हैं, बट इसको हम लोग मैथमेटिक्स के पर्टिकुलर वीडियो में डील करेंगे, तो इस वजह से ज्यादा नहीं बताता हूँ। साधारण ब्याज क्या होता है आपका? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, गुणे समय बटा 100। और जब भी हम लोग किसकी बात निकालते हैं, जब भी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज की बात निकालते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज किस तरीके से निकालते हैं? मूलधन, जब मिश्रधन माइनस मूलधन होता है उसको तो खैर हम लोग निकालेंगे आगे। और सारी चीजें क्या होती हैं? A = P 1 × r/100⁴n, इस तरीके से हम लोग 1 + r/100⁴n, इससे भी हम लोग निकालते हैं। तो खैर इन सारे फॉर्मूलेज को यूज करके हम लोग निकालेंगे, बड़ी सिंपल तरीके से निकालेंगे। आंसर अभी देख लीजिए 166। क्वेश्चन नंबर 51 है 1/5:3 एंड इक्वल्स लगा देता है 7:x, तो x की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। सिंपल सा है, इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो आप लोग इसको लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग ऐसे लिखें, हालांकि अभी आप लोग इसको देखते रहिए, हम लोग इसको फिर से डील करेंगे, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इक्वल्स करके 5/3 है, 1/5 एंड 3 है, ये 1/5 है, और फिर उसके बाद से यहाँ पे 3 है, 3/1 कर लेंगे एंड इक्वल्स करके आपका 7/x कर लेंगे। और ये जब आएगा आपका ऊपर और ये आएगा आपका नीचे, यानी कि 5 × 3 = 8 आ जाएगा आपका, = 7/x आ जाएगा, 7/x आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जब इसको डील करेंगे तो खैर अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको हम लोग बराबर करेंगे तो उस तरीके से चीज़ें थोड़ी सी और बराबर आ जाएंगे। उसको हम लोग देखेंगे अलग पर्टिकुलर वीडियोज़ में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये 564001 का वर्गमूल क्या है? वर्गमूल जब निकालेंगे तो आएगा C यानी 751। क्वेश्चन 53 है, एक आयत की भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की है, उसका क्षेत्रफल क्या है? आयत की भुजाएं होती हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, उससे आप सिंपली निकाल लेंगे। इसका क्या हो जाएगा आपका 10 और 12 यानी कि आपका कितना? ये रिलेटेड है आयत की भुजाओं की बात की गई है और उसका क्षेत्रफल देखिए ऑप्शन ही सही नहीं दिया हुआ है। जब भी हम लोग बात करेंगे आयत की भुजाओं की तो 10 और 12 है, क्षेत्रफल उसका भुजा मतलब दोनों भुजाओं का गुणनफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका 10 12 यानी कि कितना हो जाना चाहिए आपका 120 हो जाना चाहिए, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है आपका 3912, इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा? चतुर्थानुपात इसका 36 हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 8 पे पावर है -2 और इसका -2 कर दिया है। अब इसकी वैल्यू इसमें पूछ रहा है, तो देखिए आंसर्स कभी कभी गलत दिए रहते हैं तो इसमें स्टार लगा दिया जाता है। 81 टू द पावर -2 है, -2 है तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग 1/81 टू द पावर 2 इसको कर सकते हैं और फिर इसमें -2 का क्या कर दिया गया है? माइनस कर दिया गया है। तो 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? नॉन वाई कैसे यानी 9 का स्क्वायर फिर उसके बाद स्क्वायर यानी 9 टू द पावर 4 करके हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो चीज़ें आपकी धीरे धीरे सॉल्व होती चली जाएंगी। इसको थोड़ा सा पर्टिकुलर आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आपका संडे के सभी SUNDAY, इसके सभी अक्षरों को लेकर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो इसमें फैक्टोरियल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है, उसको यूज करके यहाँ पे बनाया जाएगा और वैल्यू जब निकाली जाएगी 720 इसका आंसर आ रहा है। A B तथा C मिला करके किसी काम मतलब मिल करके किसी काम को 6 दिन में करते हैं। A तथा B अकेले इस काम को क्रमशः 12 दिन में तथा 24 दिन में कर सकते हैं। तो C अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकता है? D इसका राइट आंसर होगा 24 दिनों में। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे नेक्स्टली, ठीक है। 58वां है दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 20 है, तो संख्याएं क्या होंगी? क्रमागत पहले सम संख्याओं को आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है, x एंड x+2, फिर उसके बाद से उसके वर्ग कर देंगे, फिर वर्ग को करके आप लोग एक इक्वेशन निकालेंगे और इक्वेशन करके उनके योग को 20 करके फिर उसके बाद से आप लोग निकालेंगे तो आंसर आपका C आ रहा है 2 और 4। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग पूर्णतया विभाजित किससे होगा? आंसर इज आपका A है यानी कि 3। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ 1760 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन की परिधि पूछ रहा है, परिधि के लिए आप लोग बेलन का फॉर्मूला लगाएंगे, 176 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस को हम लोगों ने डील किया, जो जो इंपॉर्टेंट थे उनका एक ओवरव्यू दे दिया, एक स्ट्रक्चर दिमाग में बनाइए, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आया जाएगा। ध्यान रखेंगे एक चीज़ कि आपके और सारे जो पोर्शंस बच रहे हैं जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इसके लिए हम लोग इसी में खिचड़ी बनाने की बजाय अलग से उसके पर्टिकुलर वीडियोस ताकि उस पर टाइम टेकिंग की जा सके और कुछ एग्जाम्पल्स देके समझाया जा सके, क्योंकि हम लोग सिर्फ ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो, हम ये ध्यान दे रहे हैं कि आप तक क्या चीज़ें पहुँच रही हैं। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।